लिखो। चलिए आज शॉर्ट में बात करेंगे हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की पूरी। तो आज शॉर्ट में बात करनी है तो हम पहले से थोड़े प्रिंट आउट तैयार रखे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है। सबसे पहले यहाँ पे एक बॉयलर है। बॉयलर पानी को बॉयल करता है और पानी भाप बन के ऊपर उठता है। फिर उसके बाद टरबाइन है। टरबाइन क्या होता है? ऐसे ऐसे पंखे जैसा सोच लो, कुछ घूमने वाला। तो ये जो वेपर ऊपर आते हैं ये टरबाइन को मारते हैं और टरबाइन घूमना स्टार्ट करता है। घूमने का मतलब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी बन गई है। पानी बॉयल करके हमने पंखे को घुमा दिया, टरबाइन को, काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब हमने जनरेटर पे इसके बाद अगला पॉइंट लगाया। ये जो पंखा घूमा, इस पंखे से हम एक आर्मेचर कॉइल घुमाते हैं जो कि एसी जनरेटर में होता है। आर्मेचर कॉइल जब घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिससे कि अल्टरनेटिंग करंट बनता है। फैराडे का लॉ है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एक एसी जनरेटर लगाया है। ये जो पंखा घूम रहा है, इस घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बन गई एनर्जी। कितने पे बनाया? 11 किलो वोल्ट पे। 11 किलो वोल्ट पे हमने जनरेट की। 11 किलो वोल्ट काफी हाई है। 11,000 वोल्ट पे जनरेट की हमने इलेक्ट्रिसिटी। इतने हाई वोल्टेज पे क्यों जनरेट की? देखो, इससे लो करते तो करंट बहुत ज्यादा होता, इससे ज्यादा करते तो आग लग जाती। तो इस पे जनरेट हुई। कहां जनरेट होती? कहीं दूर कस्बे में, किसी छोटी जगह, कहीं एकदम शहर से दूर। क्यों जनरेट की? क्योंकि बड़ा पावर स्टेशन चाहिए, कहीं दूर शहर के लगाया सरकार ने। वहां से 11 किलो वोल्ट पे हमने तार खींचे और उसको ले गए हम कहां पे? ग्रिड सब स्टेशन पे। यहां पे क्या किया? 11 किलो वोल्ट को हमने स्विच कर दिया किस पे? 132 किलो वोल्ट। इसको हम ले गए कहां पे? ग्रिड सब स्टेशन पे। ग्रिड सब स्टेशन पे। और यहां पे हमने कौन सा फिनोमेना किया? हमने फिनोमेना किया स्टेप अप का। वोल्टेज बढ़ा दिया, 11 किलो वोल्ट से बढ़ा के 132 किलो वोल्ट पे पहुंचा दिया। अब बात आती है इतना हाई वोल्टेज क्यों बढ़ाया? देखो, एनर्जी तो ज्यादा ही है। ज्यादा एनर्जी ले जाने के दो तरीके हैं, या तो ज्यादा वोल्टेज पे ले जाओ या तो ज्यादा करंट पे ले जाओ, है ना। जो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास 100 पावर है, ऐसे ही मान लो। तो इसको ले जाने का दो तरीका सुनो। पहला तरीका है 100 वोल्टेज पे इंटू 1 करंट पे। दूसरा तरीका है 1 वोल्टेज पे इंटू 100 करंट पे। दो तरीके हैं कि मान लो हमारे पास 100 पावर है, उसको ले जाने के दो तरीके हैं। या तो बहुत हाई वोल्टेज पे ले जाओ लो करंट पे, या तो लो वोल्टेज पे और हाई करंट पे। दोनों में से ये वाला प्रेफर होता है। कौन सा प्रेफर होता है? हाई वोल्टेज पे। हम पावर का जो ट्रांसमिशन करते हैं, पावर का जो ट्रांसमिशन करते हैं किस पे करते हैं? हाई वोल्टेज पे और लो करंट पे। पावर तो उतनी ही है, 100 ही है या 200 है, 1000 है, कुछ भी है। उसको ले जाने का तरीका ये है, या तो वोल्टेज को ज्यादा रखें या तो करंट को। तो हम वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं और करंट को कम रखते हैं। क्वेश्चन आएगा क्यों? ये एक तार है, यहां से जैसे तार चलेंगी। अब जब हम ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं बगल में मोटी मोटी तार से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दूर गांव से आती है मोटे मोटे तार से। यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आने से पहले बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऐसे तारों में। इन तारों में एक बार मैंने बोला 1 करंट है और एक बार बोला 100 करंट है, ये वाला दोनों माना। एक बार 1 एम्पियर मान लो, एक बार 100। बच्चों, तार के अंदर जब भी करंट जाता है तो तार में हीट प्रोड्यूस होती है। कौन सा लॉ है? जूल्स लॉ। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी तार में से जब करंट जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तार के, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। वो जो हीट होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है I²RT। करंट का स्क्वायर R इंटू टी। मतलब करंट जितना ज्यादा, हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी हीट बनेगी उतनी एनर्जी रास्ते में खराब हो जाएगी। अब बताओ, ये अच्छा है कि ये अच्छा है? इसमें करंट ज्यादा है, हीट ज्यादा बनेगी, तो हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस होगा। तो इसको प्रेफर नहीं करते और इसको प्रेफर करते हैं। तो लो करंट पे और हाई वोल्टेज पे क्वेश्चन आया, क्यों ले जाते हैं? टू रिड्यूस
हीटिंग, है ना, टू रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। और हीट का फॉर्मूला क्या है, I²RT। मतलब करंट ज्यादा करेंगे तो हीट का लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए ग्रिड सबस्टेशन पे हम सबसे पहले वोल्टेज को 11 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट पे स्टेप अप करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पोटेंशियल को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है। जब भी कोई डिवाइस पोटेंशियल को बढ़ाएगी तो करंट को कम कर देगी। तो हमने पोटेंशियल बढ़ा लिया जिसकी वजह से करंट कम हो गया। अब हम बहुत हाई पोटेंशियल पे यहां से इलेक्ट्रिसिटी को बेचते हैं। ठीक है, यहां तक प्रोसेस समझ में आ गया। आगे बढ़े, ग्रिड सबस्टेशन के बाद 132 किलोवोल्ट पे चलते 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 गांव बीत गए कई। अब हम शहर के अंदर घुसने वाले हैं। अब आया मेन सबस्टेशन। मेन सबस्टेशन पे लिखा है स्टेप डाउन। अब हमने पोटेंशियल को 132 से डाउन करके कहां ले आए, 33 किलोवोल्ट पे। अब 33 किलोवोल्ट में कुछ चला गया हैवी इंडस्ट्री में। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल्स की हैं, कार वार बना रहे हैं, उनको हाई पोटेंशियल की जरूरत होती है। उनको सरकार से अलग से लाइसेंस भी मिलता है इन सब चीज का कि आप इतना हाई पोटेंशियल यूज कर लो, है ना। वो इसी हिसाब से अपना बिजली का बिल भी पे करते हैं। उनको ऐसे ऐसे डिवाइसेस, ऐसे वैसे इंस्ट्रूमेंट चलाने होते हैं, मशीनरी चलानी होती है जिसके लिए बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए। तो उनको 33 किलोवोल्ट पे पोटेंशियल सप्लाई कर देते हैं हैवी इंडस्ट्री पे। तो यहां पे हम आए कहां पे बच्चों, आफ्टर ग्रिड सबस्टेशन। है ना, आफ्टर ग्रिड सबस्टेशन हम बच्चों पहुंचे मेन सबस्टेशन पे। मेन सब स्टेशन, और मेन सब स्टेशन पे क्या किया हमने, 132 किलोवोल्ट को 33 किलोवोल्ट पे ले आए। मतलब कौन सा फिनोमेना हुआ, स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। अब कुछ 33 किलोवोल्ट चला गया यहां से, है ना, कुछ 33 किलोवोल्ट चला गया कहां, हैवी इंडस्ट्री को। जिनको जरूरत थी उन्होंने ले लिया, इसकी परमिशन उन्हें गवर्नमेंट से मिल रखी है। बचा हुआ 33 किलोवोल्ट आगे बढ़ा। ठीक, तो मेन सब स्टेशन पे क्या किया, 33 किलोवोल्ट पे स्टेप डाउन किया, कुछ हैवी इंडस्ट्री को बांट दिया, बचा हुआ आगे बढ़ा कहां पहुंचा, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे। यहां पे क्या हुआ, फिर 33 किलोवोल्ट से नीचे किया 11 किलोवोल्ट। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घर पे हमारे इतना हाई पोटेंशियल नहीं आता। रास्ते पर हाई पोटेंशियल रखा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, बहुत लंबे रास्ते पे करंट कम रखा ताकि हीट का लॉस ना हो। पर घर पे इतना हाई पोटेंशियल नहीं रिक्वायर्ड है, डिवाइसेस ब्लो कर जाएंगी, तो अब डाउन कर रहे हैं। तो आते आते हम पहुंच गए कहां पे, इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे। इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे पहुंच गए। इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे क्या किया, इस 33 किलोवोल्ट को और डाउन करके कहां ले आए, 11 किलोवोल्ट पे, मतलब स्टेप डाउन। और क्या किया देखो, 11 किलोवोल्ट हमने दे दिया लाइट इंडस्ट्री को। कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री हैं जो छोटे मोटे रुई वुई के इंडस्ट्री लोग खोल देते हैं, छोटे मोटे कारखाने खोले हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने, उन्होंने भी गवर्नमेंट से परमिशन ली कि हमें 11 किलोवोल्ट का वोल्टेज दीजिए, तो उनको मिल गया लाइट इंडस्ट्री को, उनको दे दिया 11 किलोवोल्ट। बचा हुआ 11 किलोवोल्ट आगे बढ़ा और उसको लेके हम पहुंच गए सिटी सब स्टेशन पे, यानी शहर में आ गए हैं हम। कहां पहुंच गए, सिटी सब स्टेशन पे। सिटी सब स्टेशन पे क्या किया, इस 11 किलोवोल्ट को फिर से डाउन किया कहां पे, 220, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया। क्यों किया 220 पे, क्योंकि घरों में क्या सप्लाई होता है, 220। हमारे घर के जितने भी अप्लायंस बनते हैं, जितनी भी कंपनी अप्लायंसेस बनाती है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इंडिया में वो ऐसी बनाती है कि वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करे। उससे ज्यादा पोटेंशियल देते हो, घर पे देखते हो कभी भी हाई पोटेंशियल आया तो डिवाइस ब्लो कर गई, खराब हो गई। पहले के टाइम पे बहुत होता था, अब तो बचाने के बहुत तरीके आ गए हैं। तो 11 किलोवोल्ट को फिर डाउन करके कहां ले आए, 220 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन। तो ये पूरा एक चार्ट है, इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले प्रोड्यूस किया हमने कहां पे, जनरेटिंग स्टेशन पे। जनरेटिंग स्टेशन पे कितने पे प्रोड्यूस किया, 11 किलोवोल्ट पे। फिर उसको तुरंत ग्रिड सबस्टेशन में बढ़ा दिया 132। क्यों बढ़ाया, पोटेंशियल ज्यादा किया, करंट कम हो गया, करंट कम होने से हीट लॉस कम होगा। फिर इसको आगे भेजा मेन सबस्टेशन पे, फिर डाउन किया 132 से 33 पे। कहां पे, मेन सबस्टेशन पे। 33 दे दिया हैवी इंडस्ट्री को, बचा हुआ 33 आगे बढ़े।
कहां पहुंचे, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे। फिर डाउन किया 33 से 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट दे दिया किसको, लाइट इंडस्ट्री को, कुछ लाइट इंडस्ट्री को सप्लाई कर दिया। और बचा हुआ 11 किलो वोल्ट आगे आया सिटी सब स्टेशन पे, जहां पे इसे फिर डाउन करके कहां पहुंचा दिया, 220 वोल्ट, और यहां से ये चल पड़ेगा हमारे घरों की तरफ। तो ये था जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहला पार्ट हमें समझ में आ गया। इसका एक फ्लो चार्ट बना के इसको समझ लें कि प्रोड्यूस करते हैं 11 पे, फिर बढ़ाते हैं 132 पे, फिर 132 से नीचे गिराते हैं 33 पे, 33 से नीचे गिराते हैं 11 पे, और 11 से नीचे गिराते हैं कहां पे, 220। ऑल्दो एग्जाम में इसका एक ही क्वेश्चन पॉपुलर है कि 11 से 132 क्यों स्विच करते हैं सबसे पहले ग्रिड सब स्टेशन पे, क्यों करते हैं, ये वाला सवाल बहुत आता है कि ये फिनोमेना क्यों किया ग्रिड सब स्टेशन पे 11 से 132, तो क्यों किया, ताकि करंट कम हो जाए, करंट कम होने से हीट लॉस कम। एक चीज पूछता है ये कैसे हो रहा है, टरबाइन से जनरेटर, तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके हेल्प से, एसी जनरेटर से, किसके लॉ से, फैराडेस के लॉ से। अच्छा, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हमारे घर पे। घर पे पहुंचने के लिए ये हमने एक देख लिया डायग्राम, फ्रॉम सिटी सब स्टेशन, आगे कहानी बढ़ी, 3 तार हैं, एक है लाइव, एक है न्यूट्रल, एक है अर्थ। तीनों के बारे में बात करते हैं, एक है लाइव वायर, एक है न्यूट्रल वायर, और एक है अर्थ वायर। लाइव वायर बच्चों होता है 220 वोल्ट पे, न्यूट्रल होता है 0 वोल्ट पे, अर्थ होता है 0 पे। लाइव को रखते हैं 220 पे, न्यूट्रल को 0, अर्थ को 0। कहा जाता है कि ये न्यूट्रल वायर करंट को वापस लेके आता है। अगर पूछता है करंट की रिटर्न जनने के लिए कौन सा तार यूज करते हैं, तो बोल देंगे न्यूट्रल वायर। फॉरवर्ड जनने के लिए लाइव, और अर्थ होता है प्रिकॉशंस के लिए, अभी आगे पढ़ेंगे, बचाता है ना, हमें प्रिकॉशंस लेता है, हमें किसी हार्म से या किसी एक्सीडेंट होने से बचाता है, कौन, अर्थ। तो 3 वायर आए, तीनों वायर हमारे पास हुए, और ये एक चीज लगी है कंपनी फ्यूज लाइव वायर पे, लाइव वायर पे एक चीज लगी है कंपनी फ्यूज। कंपनी फ्यूज बच्चों, फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है तो तार यहां से टूट जाता है, मतलब करंट आना बंद हो जाता है। मान लो कोई फॉल्टी, कोई भी एक एक्सीडेंट हो गया, कोई फॉल्टी बात हो गई जिसकी वजह से अचानक से बहुत ज्यादा करंट आने लगा, तो बहुत ज्यादा करंट घर तक आए उससे पहले ये फ्यूज वायर बीच से टूट जाता है। तो ये हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो बचाता है किसी मिसहैपनिंग से। पर ये जो कंपनी फ्यूज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूज होता है 50 एम्पियर का, और इसको टच करने की अथॉरिटी हमको आपको नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बंदा ही टच कर सकता है। ठीक है, ये पोल पे लगा होता है, कई बार यहाँ पोल पे लगा होता है, इलेक्ट्रिक पोल पे, और कई बार यहाँ लगा होता है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किलोवाट आवर मीटर के आसपास, या यहाँ भी लगा देते हैं, पर इसको टच करने की इजाजत हमें नहीं। कई बार जो मेन पोल होते हैं वहां लगा होता है, कई बार घर के बाहर लगा होता है। कितना, 50 एम्पियर, यानी हम आप हम में से कोई भी अपने घर में इंडिया में रहते हुए इससे ज्यादा करंट नहीं यूज कर सकता, पूरे घर का करंट मिला के 50 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। कई लोग करते हैं तो फिर वो 2 कनेक्शन लेते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आता है। कई लोग करते हैं तो वो कमर्शियलाइज करा लेते हैं, यानी कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें और करंट चाहिए, तो उसके लिए उनके टैक्स भी हाई होते हैं। पर जनरल जो हाउस होल्ड टर्म है, कौन सा टर्म है, हाउस होल्ड, घर पे, तो हाउस होल्ड की लिमिट सरकार ने, गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है कंपनी फ्यूज की 50 एम्पियर। ये पूछ चुका है बोर्ड में, इसीलिए इतना ध्यान दिया। कंपनी फ्यूज के बाद आ गए किलोवाट आवर मीटर पे, जो घर के बाहर मीटर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर मीटर। किलोवाट आवर मीटर का क्या काम होता है, ये आए और ये आए, यहां पे लग गया मीटर, KWH मीटर। तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि किलोवाट आवर क्या होता है। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की, पावर की नहीं। जैसे हमारा मीटर जब एक बार एक रीडिंग ऊपर जाती है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहता है, और एक बार एक रीडिंग ऊपर, एक रीडिंग ऊपर जाने का मतलब 1 किलोवाट आवर घर में यूज हो गया। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब जैसे मान लो एक हीटर है घर में, हीटर की पावर कितनी होती है, 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट। 1000 वाट यानी 1 किलोवाट,
तो एक हीटर है मान लो 1000 वाट का, किलोवाट आवर, उसको चलाया हमने 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे जब एक हीटर चलेगा 1000 वाट का, तब 1 यूनिट बढ़ेगी मीटर के अंदर, उसी को बोलते हैं kWh मीटर। इसको खोलने की परमिशन भी हमें नहीं होती। इससे यहीं पे हम एक अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग, इसको बोलते हैं लोकल अर्थिंग। लोकल अर्थिंग कैसे होती है? जमीन में गड्ढा खोद के एक पाइप डाल देते हैं, नीचे कॉपर की एक हम लोग बड़ी सी तस्तरी डाल देते हैं, जिससे लोकल अर्थिंग बन जाती है। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं। kWh मीटर के बाद तार आगे गया किस पे? मेन स्विच पे। और मेन स्विच पे देखो कितने तार जा रहे हैं, 1 2, दोनों तार गए, लाइव भी गया, न्यूट्रल भी। मेन स्विच में देखो लाइव पे भी स्विच लगा है और न्यूट्रल पे भी। तो जो मेन स्विच आएगा इसके बाद बच्चों, मेन स्विच सबने देखा होगा घर में, ऐसे करके ऐसे करके हाथ से बंद करते हैं, इसको डबल पोल स्विच भी कहते हैं, डबल पोल स्विच। आजकल इसका मॉडर्नाइजेशन हो गया है ELCB से। है क्या ये चीज? जैसे घर पे जब हम लोग कोई रिपेयर कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा आता है, तो सबसे पहले कहता है कि चलिए मेन डबल पोल स्विच बंद कर दें। डबल पोल स्विच जो होता है वो लाइव पे भी लगाते हैं और न्यूट्रल पे भी लगाते हैं, दोनों पे लगाते हैं, कि एक बार में लाइव वायर भी कट जाए और न्यूट्रल वायर भी कट जाए। ऐसा क्यों किया भाई? करंट तो किस में आता है? बेसिकली 220 वोल्ट में। यही तो हाई पोटेंशियल पे है, ये तो किस पे है? 0 पर। 0 को भी हमने कट कर दिया और 220 को भी कट कर दिया। ऐसा क्यों किया डबल पोल स्विच पे? मान लो कहीं दूर 2 तार आपस में टच कर गए हो जाता है कई बार, है ना, आंधी चली, तूफान आया, हमारे घर के बाहर 2 तार आपस में टच कर गए। हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत कुछ होता है, लोग डंडा मारते हैं, कटिया मारते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, फंस गया। तो ये दोनों तार आपस में टच कर गए। जैसे ही ये दोनों टच करेंगे, ये भी 220 पे, ये भी 220। मान लो आपने सिर्फ इसको काटा होता, इसको नहीं काटा होता, ये जुड़ा होता, और यहाँ पे ये छूने से, दोनों छूने से ये भी किस पे हो चुका होगा? 220। और आपने इसको कनेक्टेड रखा है, मान लो इसको नहीं काटा, तो आपका घर अभी भी कितने पे है? 220 पे है। आप सोच रहे हो सिर्फ लाइव 220 पे है, जबकि बाहर किसी मिस हैपनिंग की वजह से घर पे भी ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल भी 220 पे आ जाए। तो डबल पोल स्विच एक साथ लाइव न्यूट्रल दोनों की सप्लाई को काट देता है। अच्छा, डबल पोल स्विच का अल्टरनेटिव है ELCB। ELCB होता है बच्चों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? अर्थ, अभी तक सवाल आया नहीं है इस पे, पर आ सकता है, लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये बच्चों हमारी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में अभी आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, खास बात क्या है बता दूं? पहली खास बात यह है कि ये ऑपरेट करती हैं मिली सेकेंड्स में। तो ये फायदा है कि मिली सेकेंड्स में बंद हो जाएगा खटाक से। और दूसरी बात ये होती है कि बार बार ऑफ करने ऑन करने पे ये चीजें खराब नहीं होती हैं। जितना भी एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ को फ्लो कर जाता है। तो बहुत सेफ्टी डिवाइसेस हैं, बट अभी भी कई जगह डबल पोल स्विच भी यूज होता है। इसके बाद आगे बढ़े, और ये एक एक रूम में कनेक्शन जा रहा है, एक एक पर्टिकुलर रूम में। यहां से लाइव, अर्थ, न्यूट्रल आया और एक एक में गया। अर्थ कहां से आया बच्चों? इस लोकल अर्थिंग से। यहां से लोकल अर्थिंग से आगे बढ़ा। लोकल अर्थिंग कैसे बनाई बताया ना, अंदर पाइप डाल दिया, घर के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर एक हमने कॉपर की प्लेट डाल दी, वहां से अर्थिंग का वायर आगे आया और यहां से हर एक रूम में जाना स्टार्ट किया। हर एक रूम में देखो एक लाइव गया, एक अर्थ गया, एक न्यूट्रल। नीचे वाले रूम में भी एक लाइव गया, एक अर्थ गया, एक न्यूट्रल। कई रूम हो सकते हैं। हर घर पे देखो या हर रूम में देखो लाइव से MCB कनेक्टेड, हर बार लाइव वायर से MCB, यानी यहां से जो कनेक्शन आगे बढ़े हैं ये डेफिनेटली एक एक रूम में जा रहे हैं। और हर रूम के लिए इसमें एक MCB लगा रखा है। किसमें? लाइव में। लाइव होता है 220, ये 0, ये 0। MCB लगा रखा है। MCB बच्चों होता है मिनीच्योर सर्किट ब्रेकर, मिनीच्योर सर्किट ब्रेकर। और हिंदी में बात करें कि MCB क्या होता है, तो हिंदी में बात करें तो MCB फ्यूज होता है भाई। देखते हैं कि नहीं, घर पे हर कमरे में एक फ्यूज होता है कि नहीं? अभी मैं जाके अपने कमरे का फ्यूज निकाल दूं तो फ्यूज निकालते ही सारी की सारी लाइट बंद हो जाएगी। निकाल नहीं रहा मैं, वीडियो कैसे बनेगा। तो फ्यूज निकालते ही क्या होता है कि ये वायर कट जाता है लाइव वाला, और उस कमरे की बिजली पूरी तरह से गुल हो जाती है, बाकी कमरे में बिजली आती रहेगी। ठीक,
ये डेफिनेट रूम में जाने का तरीका। कंपनी फ्यूज 50 एम्पियर कौन लगाता है? बिजली विभाग का बंदा। KWH मीटर कौन ऑपरेट करता है? बिजली विभाग का बंदा। क्या काम होता है? एनर्जी मेजर करता है। फिर ये लोकल अर्थिंग है। फिर आगे बढ़े, डबल पोल स्विच क्यों लगाया? ताकि एक साथ दोनों कट जाएं, ताकि कहीं आगे जाके दोनों वायर टच कर रहे हो तो कोई मिसहैपनिंग ना हो। फिर एक एक रूम में क्या लगता है? एक एक MCB, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, एक बार फिर से देख लो ये डायग्राम। एक एक रूम में जब जाता है इस तरह से जाता है, ये देखिए एक एक रूम में। ठीक है, डिफरेंट रूम्स का दिखाया है। ठीक, इसके बाद बच्चों जब किसी एक रूम में तार चला गया तो उस रूम में किस तरह से डिफरेंट अप्लायंस कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट करने का जो ओल्ड मेथड था बच्चों किसी एक रूम का, ठीक है, हाउस होल्ड में जो एक तरीका था, तो हाउस होल्ड का जो तरीका था वो था पैरेलल सिस्टम। यानी हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस हैं किसमें कनेक्ट करते हैं हम लोग? रूम में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और सीरीज में क्यों नहीं करते ये भी बात कर लेते हैं एक साथ। देखो, अगर सारे अप्लायंसेस को मैं पैरेलल में लगाऊं तो पैरेलल में क्या होता है? सभी अप्लायंस को सेम पोटेंशियल मिलता है, तो ऑल गेट सेम पोटेंशियल। भाई पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा। और सीरीज में क्या होगा? पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। अब हमारे घर की जितनी भी चीजें हैं, बल्ब है, पंखा है, टीवी है, सब बने होते हैं 220 वोल्ट के हिसाब से, है ना। जितनी भी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं सब इसी हिसाब से करती हैं कि उसको 220 वोल्ट पे चलाइएगा। तो आप डेफिनेटली किसमें लगाओगे? पैरेलल में। जैसे मान लो हम ऐसे एक बल्ब लगा दें, यहाँ पे एक पंखा लगा दें और दोनों को कनेक्ट कर दें किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220। और अगर इसी को सीरीज में कनेक्ट कर दें बच्चों हम, तो सीरीज में क्या होगा? जैसे मान लो 220 लगाया तो हो सकता हो इसको 100 वोल्ट मिले, हो सकता हो इसको 120 वोल्ट मिले। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में सेम रहता है। दूसरी बात क्या है? इफ वन डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। जैसे मान लो इसमें से बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब खराब हो गया, तो बल्ब वाला सर्किट नहीं चलेगा पर ये तो चलेगा। अच्छा, मान लो यहां बल्ब फ्यूज हो गया तो ये खराब होगा तो यहां भी करंट नहीं जाएगा, इससे दूसरा कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसमें वन डिवाइस स्टॉप्स अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसमें वन डिवाइस फेल्स ऑल फेल्स, है ना। वन डिवाइस फेल्स ऑल फेल्स। तो ये दो बड़े डिफरेंस हैं कि घर की जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है किसमें करनी चाहिए? पैरेलल में। पहली बात, सबको पोटेंशियल 20-20 पूरा मिले, इसमें पोटेंशियल डिवाइड। दूसरी बात कि एक डिवाइस खराब हो तो उससे दूसरी डिवाइस पे इफेक्ट ना पड़े। यहाँ तो एक खराब होगी तो आगे वाली सारी खराब हो जाएगी। वो नहीं होती बिजली की जो झालर लगती हैं दिवाली के टाइम, पहले होता था एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे बल्ब चले गए, सीरीज कॉम्बिनेशन। तीसरी बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल में बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, आर इक्विवेलेंट, है ना, वो हमेशा डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो बहुत फायदा होगा, हीट लॉस कम होगा, है ना, हीट लॉस डिक्रीज करेगा, हर तरह से फायदा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होना कौन चाहता है? सब चाहते हैं रेजिस्टेंस कम रहे। और सीरीज में क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमेशा इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल दे दो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे इन्हीं में मान लो दोनों को एग्जाम्पल के लिए 10 ओम 10 ओम, जस्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी मान लो 10 ओम 10 ओम। अच्छा, 10 ओम पैरेलल पे इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/r इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम हो गया 10, 1 + 1 2, 1/5, r कितना हो जाएगा? 5। तो 10 का इक्विवेलेंट कितना आया? 5। और सीरीज में अगर इक्विवेलेंट लगा लें तो कैसे निकलता है? r1 + r2 से, तो 10 और 10 जोड़ के कितना हो जाएगा? 20। तो सीरीज में देखो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हम क्या चाहेंगे? घर पे रेजिस्टेंस कम हो, है ना, एनर्जी खराब ना हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा। इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से हाउस होल्ड में, घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, किसमें कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। हमारा पंखा भी 220 वोल्ट पे चल रहा है, बल्ब भी 220 पे, टीवी भी 220 पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सबको सीरीज में लगाया है, वरना जिस दिन पंखा बंद होगा उस दिन टीवी भी बंद हो गया एक साथ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसमें लगाते हैं? पैरेलल में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में खूब पूछता है, ठीक है। तो इसको, इसमें सारे को सबको पोटेंशियल सेम मिला, इसमें पोटेंशियल डिवाइड हुआ, इसमें एक बंद हुई तो दूसरे को इफेक्ट नहीं हुआ, इसमें एक बंद हुई सब फेल।
और इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सुनने में अजीब लगता है ना कि रेजिस्टेंस कम हो गया जोड़ने पे, है ना। करंट है, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना है, और डेप्थ में स्टडी करोगे 12th क्लास में तो धीमे धीमे पकड़ोगे, अभी तो फॉर्मूले से ही समझ में आ रही है बात। अब बात आया कि घर पे कैसी वायरिंग करें अंदर जाके रूम में। तो बच्चों वायरिंग दो तरह की फेमस है, एक है ट्री सिस्टम, ठीक है, और एक है रिंग सिस्टम। तो इस टाइम घरों पे कौन सी वायरिंग हो रखी है, कई भी पुराने घरों में ट्री सिस्टम हो रखी है, और जितने भी मॉडर्न घर बन रहे हैं या जितने लोग भी घर को और अपना बेटर करते हैं वो सोचते हैं कि रिंग सिस्टम पे जाएं। जैसे आप हमसे पूछो सर बेटर कौन सा है, तो डेफिनेटली रिंग सिस्टम इज बेटर। ट्री सिस्टम हमारा कन्वेंशनल पुराना तरीका। ट्री क्या होता है भाई, ट्री में ऐसे जड़ निकलती है ना, ट्री एक होता है, इसमें से सारी जड़ निकलती है, ये है ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग। मतलब जैसे मान लो रूम के अंदर हमें यहाँ पे सारे वायर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, इसकी जड़ है, तो हमें एक डिवाइस लगानी है, तो हमने यहाँ पे पंखा लगाया, दूसरी लगानी है, फिर मेन से तार खींचा, मतलब अपने फ्यूज बोर्ड से। हर रूम में क्या होता है, एक फ्यूज बोर्ड होता है कि नहीं, हर रूम में एक बोर्ड होता है ना, वहां से पंखे के लिए एक तार खींचा, फिर टीवी के लिए एक दूसरा खींचा, फिर बल्ब लगाना है उसके लिए एक और तार खींचा, सब के लिए अलग अलग। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे रूम में, मान लो मेरे लेफ्ट में फ्यूज बोर्ड है और मुझे सामने वाली दीवार पे जाके एक बल्ब लगाना है, तो मैं यहाँ से तार खींच के सामने वाली दीवार पे ले जाऊं। मान लो मुझे राइट वाली दीवार पे पंखा लगाना है, टेबल पे ऊपर लगता है पंखा अदरवाइज ना, अच्छा, तो मैं यहाँ से तार खींच के वहां ले जाऊं। इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम, शाखाओं की तरह। मतलब हर एक अप्लायंस के लिए तुमको फ्यूज बोर्ड से अलग से तार खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं है क्योंकि तार बहुत ज्यादा लगेगा, वायर महंगे होते हैं बच्चों, है ना। तो ये प्रॉब्लम तो ये हो गया कि हर अप्लायंस के अलग अलग तार खींचो, तो इसलिए इसको हम इतना प्रेफर नहीं करते हैं, करंट भी ज्यादा खाता है, तो इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है ट्री सिस्टम। तो ट्री सिस्टम अब फैशन से चला गया है, ट्रेंड से चला गया है, और नया सिस्टम ऑफ वायरिंग आ गया है, रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम देखने में कैसा लगता है, रिंग सिस्टम देखने में कुछ ऐसा लगता है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह का दिखता है। लाइव न्यूट्रल अर्थ आया और लाइव में लगी है एमसीबी। एमसीबी मतलब फ्यूज, कि टूट जाए घर पे अगर अचानक से ज्यादा करंट आए, न्यूट्रल अर्थ, और ऐसे एक रिंग बना दी, लाइफ की भी रिंग बनी है, न्यूट्रल की भी रिंग बनी है, अर्थ की भी रिंग बनी है। अब जो भी अप्लायंस लगाना है हमने कनेक्ट कर दिया। थोड़ा समझें इसको मैं हाथ में लिया रहता हूं और समझाता हूं। जैसे मान लो इस पूरे रूम में मुझे अपने कमरे में वायरिंग करनी है, तो मैंने क्या किया, एक वायर ऐसे पूरी दीवार पे दौड़ा दिया, ठीक है, पूरी अपनी दीवार पे, उस तरफ से मैं दिखा नहीं सकता कैमरे से, पूरी दीवार पे मैंने ऐसे वायर दौड़ा दिया एक। अब मान लो मुझे उस तरफ पंखा लगाना था, तो वहीं से बगल से वायर खींचा, पंखा लगा दिया। मुझे सामने की दीवार पे बल्ब लगाना था, तो क्या करना है, वहां से वायर दौड़ा हुआ है, उसके बगल से एक बल्ब लगा दिया। मुझे यहाँ पे एक ट्यूब लगाना है, तो यहाँ से जो वायर जा रहा था उससे ट्यूब, मतलब पूरे रूम में एक वायर दौड़ा दिया पहले, है ना, पूरे रूम में एक वायर, ऐसे यहाँ से वायर गया, ऐसे गया, पूरा घूम के पूरे रूम में एक वायर दौड़ा दिया। अब जिस जगह जो चीज लगानी है खींच के लगा दिया। देखिए नहीं घर पे स्विच बोर्ड बने होते हैं जगह जगह पे, है ना, टीवी के लिए एक स्विच बोर्ड बना है, चार्जिंग के लिए एक अलग स्विच बोर्ड बना है, जहां पे हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह रखे हैं वहां एक अलग स्विच बोर्ड बना है, कमरे में लैंप के लिए अलग स्विच बोर्ड। वो क्या है, रिंग सिस्टम है, यानी पूरी दीवार के अंदर वायरिंग हो रखी है। अब जहां पे भी अपना जैसे ट्यूब होता है, ट्यूब रूम में किसी भी जगह पे फिक्स कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं, क्योंकि अंदर से तार जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका तार लाके मेन स्विच बोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, पूरे रूम में तार फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो और समझ में आएगा। ये जैसे रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग की हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट रिंग सिस्टम। अभी आईसीएससी सिलेबस की बात करूं तो ट्री सिस्टम हट गया है, बट ट्री सिस्टम अगर नहीं बताते तो आपको समझ में नहीं आता कि रिंग सिस्टम क्यों आया। आपको लगता है तो नॉर्मल सी बात है, तो बताना पड़ा। ये बना लिया, ये लाइफ के लिए बना लिया, ये अर्थ के लिए कर लेते हैं, और ये न्यूट्रल के लिए कर लेते हैं सिंबल, ठीक है, 3 तरह के तार। ये हो गया लाइफ, ये हो गया अर्थ, ये हो गया न्यूट्रल। बाहर अंदर किसी को भी बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। यहां से आ रहा है, ठीक है, जो रूम में सप्लाई जहां से बंद हुई थी, ये एमसीबी या फ्यूज, सब कहां से आ रहे हैं बच्चों, ये कहां से आ रहे हैं, ये डबल पोल स्विच से, जहां से कहानी खत्म हुई थी, है ना।
ये लाइव, डॉट वाला अर्थ और ये वाला न्यूट्रल। ठीक है भाई, लाइव 220 वोल्ट पे, अर्थ 0 पे, न्यूट्रल 0 पे। अब मान लो ये रूम है मेरा पूरा, ठीक है, दिस इज माय रूम। जैसे मान लो यहाँ मेरी टेबल रखी है, इस तरफ मेरा बेड है, मतलब रूम बता रहा हूँ कि पूरा रूम है ये, ठीक है, दिस इज होल रूम। तो हमने एक रिंग बना ली। अब मान लो यहाँ पे टेबल के बगल में मुझे एक लैंप लगाना है। कुछ नहीं करेंगे, एक यहाँ से वायर खींचेंगे, एक न्यूट्रल से खींचेंगे, और अगर लैंप बहुत हैवी है तो अर्थ भी खींच लो। जो डिवाइसेस हैवी नहीं होती, बहुत कॉस्टली नहीं होती, उनमें अर्थिंग नहीं करते, तार बर्बाद होता है ना। आप कहोगे कर दो सर, प्रिकॉशन होगा, तो हर चीज ऐसे नहीं होती कि सिर्फ फिजिक्स लगाओ, थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं, थोड़ा सा पैसे के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए हर डिवाइस में अर्थिंग नहीं करते, करना हो तो कर सकते हो, मना ही नहीं है यार, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ एक बल्ब लगाना है, तो बल्ब लगाने से पहले दो बातें, इस वायर में एक तो फ्यूज लगा दो। फ्यूज लगा दिया, फ्यूज से क्या हुआ, मान लो उस बल्ब में कोई खराबी हुई, बल्ब के दोनों तार कई बार होते हैं आपस में छू जाते हैं, तो आप देखते हो आपका बोर्ड उड़ गया। कई बार होता है कि नहीं, एक बल्ब खराब हुआ, उसके चक्कर में पूरा बोर्ड उड़ गया। तो वो तभी बच सकता है अगर आप हर डिवाइस में पहले से क्या लगा के चलो, अपने एक एमसीबी लगा चलो, या फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फ्यूज, दोनों का काम है उड़ जाना। इससे पहले की कहानी यहां तक खराब हो, यहीं उड़ जाओ, आगे ना पहुंचने दो बात को। और एक न्यूट्रल, फिर इसको आगे बढ़ाओ बच्चों, और इसमें एक स्विच लगा दो। भाई स्विच भी तो जरूरी है ऑन ऑफ करने के लिए पर्टिकुलर डिवाइस, और बस हो गया काम। और यहां जाके तुम अपना एक बल्ब कनेक्ट कर दो इससे, अब ठीक है, बल्ब लगा दिया इससे। तो कोई भी डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले उसमें एक फ्यूज लगाना है, एक स्विच। खास बात यह है कि फ्यूज लगाओ या स्विच लगाओ, दोनों किस में लगाओ, लाइव वायर में लगाओ, ठीक है। स्विच हो या फ्यूज हो, दोनों किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में। तो जैसे इस कोने में हमें रूम के एक बल्ब चाहिए था, कुछ नहीं किया, दीवार के अंदर से तार चल ही रहा था, यहां से खींच, जैसे मान लो यहाँ ऊपर से तार जा रहा है, मुझे यहाँ बल्ब लगाना है। अभी अगर ट्री सिस्टम होता तो बल्ब लगाने के लिए तार मुझे पूरे बोर्ड से लेके आना पड़ता। अभी मुझे पता है कि इस वॉल में यहां से वायर जा रहा है, खींच के यहाँ पे बल्ब लगा दिया। उस जगह मुझे फैन चाहिए, खींच के वहां पे बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया। तो इस तरह से कहीं पे भी आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो रिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं रिंग सिस्टम के, बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम के ऊपर। तो बड़े भारी एडवांटेज है इसके, ठीक है, और ये बोर्ड में खूब पूछे भी जाते हैं एडवांटेज, ठीक है, ऑफ रिंग सिस्टम। तो बच्चों पहली बात तो कि एट एनी प्लेस वी कैन इंस्टॉल अ न्यू डिवाइस, है ना, विदाउट ड्रॉइंग वायर्स फ्रॉम मेन बोर्ड। बिना मेन बोर्ड पे जाए काम बन जाएगा, जबकि ट्री सिस्टम में हर बार कहां जाना पड़ता है, मेन बोर्ड पे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और समझाना भी इसको थोड़ा है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, आओ समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों इस जगह पे बल्ब लगा था बल्ब, बाकी वायर नहीं बना रहा, बल्ब लगा था, और यहां से करंट आ रहा था। मान लो बल्ब को जो करंट रिक्वायर्ड है, बल्ब को करंट रिक्वायर्ड बहुत कम होता है, 0.3 0.4 एम्पियर, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 0.5 एम्पियर रिक्वायर्ड है। अब यहां से करंट 0.5 एम्पियर यहां तक पहुंचाएंगे कैसे, 0.25 एम्पियर इस तार से, 0.25 एम्पियर इस तार से, है कि नहीं। यहां से पहुंचा 0.25 एम्पियर इस रास्ते से, और इस रास्ते से भी पहुंचा 0.25 एम्पियर। मतलब करंट हैज 2 paths to reach any device. So we can use thin wires, जो कि कैसे होते हैं, थोड़े चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। क्यों थिन वायर, भाई जितना ज्यादा करंट चाहिए होता है बच्चों, वायर उतना मोटा होता है। मान लो इसी बल्ब को इमेजिन करो ट्री सिस्टम में लगाते, तो हम मेन से तार खींच के आते कि नहीं। अब इसे कितना करंट चाहिए था, 0.5, तो मेन से हमको करंट भी कितना लाना होता, 0.5, और इतना मोटा वायर चाहिए होता जो 0.5 एम्पियर करंट को ला पाए। यहां पे क्या हुआ कि करंट हैज 2 paths या 2 इक्विवेलेंट पाथ्स, 2 रास्ते हैं बराबर के, टू रीच एनी डिवाइस, सो वी कैन यूज थिन वायर्स, और थिन वायर्स क्या होते हैं, चीप। तो हर डिवाइस को करंट मिलने के 2 रास्ते हैं, तो पतले पतले तार लगा सकते हैं। यहाँ हर डिवाइस को करंट मिलने का एक ही रास्ता है,
और उतना ही करंट चाहिए तो मोटे वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछता है। दूसरा तो ये है कि कहीं पे भी कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा रिंग सिस्टम और ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग। रिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि किसी भी डिवाइस को करंट दो तरफ से मिल रहा है, दो तरफ से करंट मिल रहा है। जैसे डिवाइस को 5 एम्पियर करंट चाहिए तो 2.5 इधर से गया, 2.5 इधर से। अब 5 एम्पियर के डायरेक्टली 5 एम्पियर नहीं जा रहा, 5 एम्पियर डायरेक्ट जाता तो एक मोटा तार लगता, 2.5 गया तो पतले पतले तार से काम हो गया। पतले तार सस्ते आते हैं, कभी दुकान पे जाके बाय करिएगा, तो दे आर नॉट दैट व्हाट कॉस्टली। इसके बाद दो डिवाइसेस हैं जिनको हम बोलते हैं बच्चों सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, कई सेफ्टी डिवाइसेस हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं बेसिक दो की। तो पहली सेफ्टी डिवाइस है हमारी फ्यूज। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम होता है उड़ जाना, है ना। सोचो कोई डिवाइस इसलिए भी बनी होती है कि मुझे उड़ जाना है, खराब ही होना है ना। फ्यूज का खराब होना हमारे लिए एक अच्छा सिंबल है कि कोई बड़ी डिवाइस बच गई। कैसे वर्क करता है फ्यूज, क्या होता है फ्यूज? फ्यूज हमेशा कनेक्ट करते हैं लाइव वायर में। तो लाइव वायर में तुमने फ्यूज लगा दिया, ये रहा फ्यूज, और ये आगे बढ़ा। मान लो यहाँ पे हमारा कोई टेलीविजन सेट है, उससे कनेक्टेड है, टीवी से। ठीक है, साथ में लगा लेते हैं न्यूट्रल वायर और साथ में लगा लेते हैं अर्थ। आप बोलोगे सर तीनों पे फ्यूज लगा लो, बिल्कुल लगा लो, मना किसने किया है भाई। बात ये है ना कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जिंदगी समझाई जा रही है कि कैसे जीनी है। फिजिक्स नहीं लगानी है कि तीनों पे लगा दो, गलत नहीं, अच्छा है। मैं फिजिक्स टीचर की तरह बोलूंगा बहुत अच्छी बात की तुमने, सेव कर लिया, तीनों पे फ्यूज लगा दिया। पर पैसा भी तो खर्चा होगा फ्यूज के लगाने के लिए, है कि नहीं? पैसे से चीजें आती है ना। हमें क्वेश्चन सॉल्व करके कितना आपको समझाया, लाइफ जीने के लिए पैसा बचाना सीखना है। तो इस चैप्टर में ये चीज सिखाई जा रही है। तो पहला सवाल आता है, वाई फ्यूज कनेक्टेड टू लाइव वायर ओनली। फ्यूज तीनों वायर पे नहीं लगाते, न्यूट्रल पे भी नहीं लगाते, सिर्फ किस पे लगाते हैं? लाइव वायर पे। समझते हैं धीमे धीमे। अच्छा, हर फ्यूज की एक रेटिंग होती है बच्चों। फ्यूज रेटिंग क्या होता है? एग्जाम्पल, मान लो किसी फ्यूज के ऊपर लिखा हुआ है 5 एम्पियर, इसका मतलब एट करंट अबव 5 एम्पियर फ्यूज विल मेल्ट। मेल्ट बोल लो या ब्लो कह लो, ब्लो ऑफ, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन पे भी जो हम फ्यूज लगाते हैं उसकी रेटिंग होती है 5 एम्पियर के आसपास की। ठीक, अब जैसे मान लो कभी टेलीविजन के अंदर कोई खराबी हो गई या इस तरफ कोई खराबी हो गई, दोनों तरफ हो सकती है। मान लो कि यहां बाहर कुछ खराबी हो गई, यहां बाहर क्या हुआ? बाहर ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट नाम सुना होगा ना, मीनिंग बताएं शॉर्ट सर्किट की। सिंपल मीनिंग है छोटा सर्किट, शॉर्ट सर्किट। क्या हुआ? मान ले दोनों वायर टच कर गए, है ना, ये दोनों वायर आपस में टच कर गए। अब प्लग के अंदर टच कर गए, रास्ते में कहीं टच कर गए, दो वायर खुले थे। कई बार क्या होता है, वायर यूज करते करते घिस जाते हैं, खुल जाते हैं और आपस में बीच में ऐसे टच कर गए, टच करते हैं आग लग जाती है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, छोटा सर्किट। ये लाइव और न्यूट्रल दोनों आपस में टच कर गए, 220 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, और टच कर गए बच्चों, बीच में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं। मतलब यहाँ पे जब टच किए ये दोनों लाइव और न्यूट्रल आपस में टच किए तो रेजिस्टेंस करीब करीब कितना है? 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है, तार है कुछ, करीब करीब 0। अब सोचो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है? 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? चलो मान लेते थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस है, मान लो 0.01 ओम है। कितना करंट बनने वाला है? डेल्टा वी बाई आर। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा करंट बनने वाला है। इतना हाई करंट बनेगा भाई तो हीट भी बहुत बनेगी, हीट बहुत बनेगी। हीट का फॉर्मूला क्या है? I²RT। हीट ज्यादा बनेगी तो आग लग जाएगी, है ना। तो शॉर्ट सर्किट मान लो यहां हुआ, अब ये भी किस पे हो गया? 220, ये भी किस पे हो गया? 220। इसकी वजह से तुम्हारी डिवाइस खराब हो जाएगी। डिवाइस को तो बस लाइव से 220 चाहिए कि दोनों से 220? लाइव से चाहिए। तो होगा क्या, जैसे ही इतना हैवी करंट ब्लो करने वाला होगा, जैसे ये टच करेंगे, जैसे ये टच करेंगे, ये क्या चाहेगा? वेरी हैवी करंट। करंट इसे कहां से मिल रहा है? बोर्ड से। बोर्ड से करंट आ रहा है। ये बोर्ड से कहेगा हमें बहुत करंट दो, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, हमें ऐसा रास्ता मिल गया है, हमें ऐसा रास्ता मिल गया है जहां पे करंट कैसा है? बहुत ज्यादा हो सकता है, रेजिस्टेंस नहीं है, लाओ खूब करंट दो। जैसे ही ये बहुत करंट मारेगा, फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूज 5 एम्पियर से बड़ा करंट
नहीं ले सकता। उसने कह रखा है कि 5 एम्पीयर से ज्यादा करंट तुम अगर हमारी तरफ लाओगे तो हम बीच से टूट जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा सर्किट पूरा टूट जाएगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे वही इंसिडेंट होता, सेम इंसिडेंट इस जगह पे ना होके यहाँ होता फ्यूज के बाद। फ्यूज कहाँ लगाते हैं? अप्लायंस से पहले लगाते हैं, तो ये अप्लायंस तक गड़बड़ी ना पहुंचे, यहाँ जो होना हो जाए। तो अप्लायंस के ऊपर जैसे ये 220 वोल्ट रहेगा और ये 0, क्योंकि ये तो टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा तो ये भी किस पे चला जाएगा? 0 वोल्ट पे। अब ये भले ही 220 वोल्ट पे रह जाए पर इसको कहीं से 0 वोल्ट नहीं मिलेगा तो अप्लायंस खराब नहीं होगा। नहीं आया? कहने का मतलब जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट हो, कोई मिस हैपनिंग हो, तो ज्यादा करंट वो ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। फ्यूज इतना करंट झेल नहीं पाएगा तो उसके पहले फ्यूज विल मेल्ट अवे। अच्छा, अब अगर यही फ्यूज हम लगा देते किसमें? न्यूट्रल में, तो मान लो न्यूट्रल वायर टूट भी जाता, फिर भी डिवाइस किससे कनेक्टेड है? लाइव से, एंड लाइव इज स्टिल एट 220 वोल्ट, तो डिवाइस खराब हो सकती थी। इसलिए फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर। तो फ्यूज ब्लो कैसे करता है, मेल्ट कैसे करता है और क्यों मेल्ट करता है, इसके बारे में बात करें। वाई फ्यूज मेल्ट्स, वाई फ्यूज मेल्ट्स। तो बच्चों फ्यूज जो होता है ना वो हम बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आ गया बोर्ड का क्वेश्चन। फ्यूज को हम बनाते हैं एक ऐसे वायर से जिसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक हों। जैसे क्वेश्चन आया कि फ्यूज वायर क्या चुनेंगे? 2 कैरेक्टरिस्टिक हों। पहली, हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो फ्यूज के खुद के वायर का, और दूसरी चीज क्या हो? लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जल्दी मेल्ट कर जाए। क्या काम होगा दोनों को मिलाकर देखते हैं। देखो हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा? रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा बनेगी। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस जितना बड़ा हीट उतनी ज्यादा, हीट जितनी ज्यादा बनेगी उतनी जल्दी फ्यूज वायर क्या कर जाएगा? मेल्ट। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है? लो। तो जो आइडियल फ्यूज वायर है, बोर्ड में बहुत पूछा गया है, वो होता है एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। पूछेगा क्यों यूज किया? हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये आता है बोर्ड में क्वेश्चन बहुत, कि फ्यूज वायर किसका बने? ऐसे का बने जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो ताकि हीट बने और तुरंत मेल्ट कर जाए। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर को एज अ फ्यूज क्यों नहीं यूज करते? वाई कॉपर इज नॉट यूज्ड एज फ्यूज। कॉपर को क्यों नहीं फ्यूज वायर बनाते या फ्यूज वायर? कई बार क्या होता है, घर पे हम लोग के फ्यूज उड़ जाता है और हम जाते हैं फ्यूज का तार चेंज करते हैं और कोई भी तार छील के उसमें लगा देते हैं। लगा के घर में आते हैं, फ्यूज का वायर फिर उड़ गया। उड़ गया तो अच्छी बात है और नहीं उड़ा तो और बुरी बात है। क्यों? मान लो तुमने कॉपर का वायर फ्यूज में लगा दिया, ठीक है, और समझते हैं क्या गलती होगी कॉपर लगा के। ये तुमने कॉपर का वायर फ्यूज में लगा दिया, यहाँ टेलीविजन है, यहाँ कहीं 2 तार टच कर गए हैं या कुछ खराबी हो गई, कोई बात हो गई है, टच करने से क्या हुआ है? बहुत हाई करंट बन गया या कोई प्रॉब्लम हुई और फ्यूज नहीं उड़ेगा। क्यों? क्यों नहीं उड़ेगा? फ्यूज तुमने बना लिया बच्चा कॉपर का, और कॉपर बच्चों क्या होता है? कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी करंट फ्लो कराना है फ्लो करा लो, उसका क्या जा रहा है? करा लो वेरी हाई करंट फ्लो। जाओ डिवाइस पे करंट लेके, गई डिवाइस खराब हो गई, इतनी हाई करंट इसको नहीं चाहिए, दे दिया। अगर कॉपर का बनाओगे, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो वो क्यों उड़ेगा, क्यों मेल्ट होगा? हम ऐसी चीज का फ्यूज वायर बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जो करंट को अपने अंदर से पास होने ना दे। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, करंट को पास होने देगा, उसे दिक्कत ही नहीं है। जितना हाई करंट है जाओ, अब अचानक से घर में वोल्टेज बढ़ा, अचानक से वोल्टेज ज्यादा आया, डिवाइस पे करंट ज्यादा जा रहा है, बीच में कॉपर का फ्यूज, जाओ 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 जाओ, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इट इज अ गुड कंडक्टर। और यहीं पे तुम एलॉय ऑफ लेड एंड टिन लगाते तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था, वो करंट को इतनी आसानी से पास होने नहीं देता। इसीलिए फ्यूज का वायर बड़े ध्यान से लगाना चाहिए, ये नहीं गए छील के कोई भी तार फ्यूज में लगा दिया। अगर कॉपर का तार तुमने फ्यूज में लगाया तो होगा क्या? पहली चीज, बार बार फ्यूज नहीं उड़ेगा। तुम तो खुश घर में बैठे, अरे वाह क्या फ्यूज वायर लगाया, उड़ ही नहीं रहा है, तो मैंने ऐसा फ्यूज वायर सेट कर दिया अब उड़ता ही नहीं, कितना भी हाई वोल्टेज। अरे पागल, तेरी डिवाइस खराब हो जाएगी, तेरी डिवाइस पहले उड़ेगी, फ्यूज बाद में उड़ेगा, पहले डिवाइस उड़ जाएगी। तो कॉपर का फ्यूज नहीं लगाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है ये भी सुन लो। जैसे कॉपर होता है ना, कॉपर हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
अब बहुत हाई करंट पास किया है ना, बहुत हाई करंट इसमें से पास किया, वेरी हाई करंट, ठीक है। हाई करंट पास करने से क्या हुआ, हाई करंट पास करने से हीट बना, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। करंट बहुत ज्यादा था तो हीट बनी, हीट तो बनी बट कॉपर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये वायर मेल्ट नहीं करेगा। खूब ज्यादा सा करंट अचानक से आया हाई वोल्टेज की वजह से, डिवाइस की तरफ बहुत ज्यादा करंट जाने वाला था और कॉपर के वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, खूब ज्यादा करंट उसमें से पास किया, ज्यादा करंट से हीट खूब ज्यादा बनी, हीट ज्यादा बनी, उसको मेल्ट करना चाहिए बट इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1080 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब खूब ढेर सारा करंट पास कर गया और वो मेल्ट भी नहीं हुआ। दिस इज व्हाई फ्यूज वायर शुड नॉट बी अ कॉपर वायर। कॉपर वायर की दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम वेरी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस से क्या होगा, हीट कम बनेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दोनों कैरेक्टर उल्टे हैं, हमें फ्यूज वायर ऐसा चाहिए था जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिससे हीट ज्यादा बने और मेल्टिंग पॉइंट लो हो, हीट ज्यादा बने और तुरंत मेल्ट कर जाए, इससे पहले कि डिवाइस खराब हो। सो कॉपर कैन नेवर बी यूज्ड एज अ फ्यूज वायर, alloy of lead and tin is used as a fuse wire। ये थी फ्यूज वायर की कहानी। फ्यूज वायर देखने में कैसा होता है, कैसा दिखता है, आइए जल्दी से आपको फ्यूज वायर का एक डायग्राम दिखाएं और ये बातें भी बता दें कि फ्यूज वायर कैसा दिखता है। ऐसा दिखाया गया है फ्यूज वायर किताबों में, है ना। ये पोर्सलीन का हम एक इसका फ्रेम लेते हैं। पोर्सलीन क्यों लेते हैं, बिकॉज पोर्सलीन इज अ पुअर कंडक्टर, ताकि जब तुम निकालो तो तुम्हें झटका ना मारे, तो पोर्सलीन का लेते हैं। अब ये वाला सॉकेट फिक्स्ड ऑन बोर्ड, ये वाला नीचे वाला बोर्ड पे फिक्स होता है, और ये वाला पोर्सलीन होल्डर जो हम इसमें ऐसे फिक्स करके इसे बाहर निकालते हैं। अब देखो होल्डर में क्या है, एक तार कनेक्टेड है और फिक्स्ड ऑन बोर्ड में दो टर्मिनल्स खाली हैं। जब इस तार को, ये तार है देखो बीच वाला, दिस इज द वायर, इस तार को जब हम लगाएंगे बीच में तभी करंट बनेगा और यही तार बीच से मेल्ट कर जाएगा, ये तार मेल्ट कर जाएगा। तो जैसे करंट यहां से आ रहा है और यहां को जा रहा है, बीच वाला तार टूट जाएगा जब, तो करंट इधर नहीं जाएगा, जैसे यहां पे दिखाया है। ये वाला हमारा होल्डर और यहां से हमने ये वाला हम लगाएंगे और ये तार हमारा बीच का क्या हो गया, टूट गया। जब तार टूट जाएगा तो करंट पास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, ये ऊपर से लाइव वायर आया, यहां से लाइव वायर गया और ये फ्यूज का वायर लगा था। इसी को तो हम बाहर निकालते हैं कि नहीं, बाहर निकालते हैं ऐसे, और हाँ बाहर निकालते हैं ऐसे और उसमें तार चेंज करते हैं, ये तार टूट जाता है। कब टूटता है, जब हैवी करंट पास करता है। तो ये फ्यूज की कहानी थी। आजकल फ्यूज का एक सब्स्टिट्यूट आ गया है। फ्यूज का सब्स्टिट्यूट कौन है, एमसीबी, इसका नाम बताया मैंने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, छोटा सा सर्किट ब्रेकर। ये भी वर्क करता है सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर ने आजकल दुनिया को पूरा कवर कर लिया है। जैसे हमारे घर में एलईडीज आ गए हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, हाथ में मोबाइल फोन आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, सब चीजें छोटी होती जा रही हैं। तो एमसीबी इसी फंक्शन पे है। एमसीबी पहली एडवांटेज क्या है, बहुत छोटा है। दूसरा एडवांटेज क्या है एमसीबी का, कि ये भी मिली सेकेंड्स में काम करता है। एक कंप्यूटर है, कितनी जल्दी कैलकुलेशन करता है, एक साथ कितने काम करता है, इधर वीडियो चला दिया, इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं, उधर गेम भी खेल रहे हैं, कितनी चीजें हो रही, मोबाइल में एक साथ कितने ऐप काम करते हैं। तो मल्टीपल फंक्शन काम करते हैं, इनकी जो रिस्पॉन्स टाइम होता है बहुत तेज तगड़ा होता है, खटाक से। एमसीबी से फायदा यही है, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी गुड। तीसरी बात यह कि एमसीबी अपने आप सही हो जाता है। यू डोंट हैव टू गो एंड चेंज द फ्यूज वायर। फ्यूज वायर वाला कंसेप्ट एमसीबी में नहीं होता। तो पूछता है कि एमसीबी का एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज है कि इट वर्क्स इन मिली सेकेंड्स, जल्दी से काम करता है। दूसरा चीज, इट इज अ वेरी स्मॉल डिवाइस, छोटी सी डिवाइस। तीसरी चीज, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता। ये फ्यूज का प्रिंसिपल क्या है, बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज का जो प्रिंसिपल है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज का वायर कब ब्लो करता है, जब हीट प्रोड्यूस होती है। फ्यूज के वायर में से वेरी हाई करंट गया, जैसे मान लो 5 एम्पियर वाला फ्यूज था, इसकी रेटिंग 5 थी और इसमें से करंट गया 10 एम्पियर का। तो 10 एम्पियर करंट जैसे इसमें जाएगा, हीट बनेगी I स्क्वायर RT, और इतनी हीट बनेगी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस होगा तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो फ्यूज इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बट एमसीबी इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एमसीबी में बार बार यू डोंट हैव टू चेंज द फ्यूज वायर। दो बड़े एडवांटेज, इट वर्क्स इन मिली सेकेंड, यू डोंट हैव टू चेंज द फ्यूज वायर।
फ्यूज किस में कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में, कि लाइव वायर ब्लो कर जाए तो अच्छा है। जैसे मान लो यहां मैं फ्यूज कनेक्ट कर रहा हूं लाइव में, और यहां मैं फ्यूज कनेक्ट कर देता हूं न्यूट्रल में, ठीक है। अब मान लो फ्यूज वायर उड़ गया, अब डिवाइस किससे कनेक्टेड है? 0 वोल्ट, और 220 वोल्ट से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये टूट गया। यहां से 220 वोल्ट आ रहा था, यहां से 0 वोल्ट आ रहा था। मान लो इसमें कनेक्टेड है, तो ये 220 वोल्ट और 0 वोल्ट। मान लो फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, दोनों में फ्यूज उड़ा दिया। अब डिवाइस किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट से। तो लाइव में अगर फ्यूज उड़ गया तो डिवाइस किससे कनेक्टेड है? 0 से, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल में अगर तुमने फ्यूज फिक्स रखा है और न्यूट्रल अगर उड़ गया तो भी लाइव वाला तो नहीं उड़ा, तो डिवाइस किससे कनेक्टेड रह गई? 220 से, विच इज नॉट गुड फॉर यू। सो इसलिए फ्यूज वायर इज ऑलवेज फिट इन लाइव वायर, ठीक है। इसके बाद जो हमारी घर में अगली डिवाइस होती हैं, सभी अप्लायंसेस पे लगी होती हैं, दैट इज अ स्विच। तो स्विच के बारे में मैं कोई खास बात नहीं करूंगा, सबको पता है ऑन ऑफ होता है। बस एक बात करूंगा, स्विच को भी किससे लगाते हैं? लाइव से। रीजन वही फ्यूज वाला। मान लो मैं यहाँ पे स्विच को लगा दूं लाइव वायर में, और यहां मैं स्विच को लगा दूं किसमें? न्यूट्रल वायर में। ये है 220 वोल्ट पे, ये है 0 वोल्ट पे। ये है 220 वोल्ट पे, ये है 0 वोल्ट पे। ये डिवाइस है। अभी स्विच देखो ऑफ है, स्विच कैसा है? ऑफ है। तो डिवाइस किससे कनेक्टेड है? 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अभी यहां पे भी स्विच मैंने ऑफ कर रखा है, यहां पे भी स्विच क्या है? ऑफ है। डिवाइस किससे कनेक्टेड है? भाई ये तो किस पे रहेगा? 0। कुछ नहीं है तो भी 0, कोई चीज नहीं है तो कोई 0 वोल्ट। पर अभी ये वाला टूटा ही नहीं ला है, तो डिवाइस अभी भी किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट। सो स्विच शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू लाइव वायर। मान लो न्यूट्रल में कनेक्ट किया, तो स्विच ऑफ करने पे भी डिवाइस रिमेन्स कनेक्टेड टू, स्विच ऑफ करने पे भी डिवाइस रिमेन्स कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ में आया कि तुमने घर पे हम लोग क्या करते हैं? अपने आप स्विच लगाते हैं। गलत है, नहीं लगाना चाहिए। यही सब छोटी छोटी बातें चैप्टर हमें क्लास 10th में सिखाता है, पर हम लोग के पेरेंट्स लोग समझते ही नहीं घर पे। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, जो कहो मैं खोल के यार मैं बनाएगा, क्या बिजली उड़ गई घर की, मैं सब सही कर देगा, ये स्विच लगाया, ये किया। गलत है ना। मान लो हमारे घर में किसी ने स्विच लगा दिया न्यूट्रल पे, अब तुमने स्विच ऑफ किया, न्यूट्रल बंद, क्या फायदा? 220 वोल्ट पे कौन है? 220 वोल्ट पे कौन है? लाइव। डिवाइस अभी भी लाइव से कनेक्टेड है, लाइव वायर बंद नहीं हुआ है। मान लो डिवाइस में कहीं कुछ खुरचा हुआ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डिवाइस में अभी भी 220 वोल्ट है, तुमने डिवाइस को छुआ, डिवाइस 220, तुम अर्थ से 0, हैवी करंट। उसको बचाने का तरीका अर्थिंग है ऑलरेडी, बट इट इज रिस्की। सो स्विच शुड ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग या डुअल कंट्रोल स्विच। स्टेयर केस वायरिंग, ये बोर्ड में खूब पूछता है। स्टेयर केस वायरिंग क्या होती है? जैसे मान लो होता है कि हम एक सीढ़ी से नीचे उतरना चाहते हैं, और सीढ़ी में रास्ते में एक बल्ब लगा है, घर से नीचे सीढ़ी जा रही है, ठीक है, और मुझे नीचे जाना है और रास्ते में बल्ब है, तो मैंने ऊपर से बल्ब ऑन किया, मैं नीचे गया, बल्ब ऑन रह गया। अब क्या करें? फिर ऊपर जाएं, बल्ब को ऑफ कर दें, पर नीचे कैसे आएंगे? बल्ब ऑन किया, नीचे गए, बाहर जाना है दोस्त के साथ, बल्ब ऑन है, बल्ब को ऑफ करने, फिर ऊपर जाएं। तो उसके लिए एक स्टेयर केस वायरिंग होती है जिसमें 2 स्विच होते हैं, एक सीढ़ी के ऊपर होता है, एक सीढ़ी में नीचे। ऊपर से ऑन किया, नीचे आके ऑफ कर दिया, फिर दोस्त के साथ खेल के वापस आए, नीचे से ऑन किया, ऊपर चढ़े, दरवाजा बंद किया, स्विच ऑफ किया। यानी डुअल कंट्रोल स्विच है, इसको 2 तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, सीढ़ी के ऊपर से भी और सीढ़ी के नीचे से भी, दोनों तरफ से ऑन या ऑफ। जैसे हम खेल के आए, मान लो बल्ब ऑफ है तो जला लिया, ऊपर पहुंचे बल्ब ऑफ कर दिया, फिर नीचे जाना है, बल्ब ऑन किया और ऑफ। तो इसको कैसे बच्चों बनाते हैं, क्या सर्किट होता है, ध्यान से देखो। बोर्ड का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इसे खूब आता है बोर्ड में, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये देखिए। ऐसे पहले 2 टर्मिनल बना लो और इसमें 3 डॉट्स बना लो, ठीक है, 3 डॉट्स बना लो। एक वायर यहां से बाहर निकालो, एक वायर यहां से, दोनों के बीच बीच से वायर निकालो, इसको ऊपर ले जाओ। अभी मैं एक बल्ब बना के दिखा रहा हूं, आप बल्ब की जगह इमेजिन कर लो कि एक रिंगिंग बेल लगी हुई है, बेल समझ लो, है ना। जैसे मैं बल्ब से दिखाऊंगा कि कैसे बल्ब को बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बेल कहाँ होगी? आई एम सो सॉरी, क्या होना चाहिए? बल्ब ही तो होना चाहिए, ठीक है, सो सॉरी। तो हमने बल्ब ले लिया, एग्जाम बगल में आ गए हैं, आई एम इवन कंफ्यूज्ड।
ये हो गया, ठीक है। तो एक हमारा हो गया लाइव वायर, एक हो गया न्यूट्रल वायर। ऐसे कनेक्ट करना है बीच बीच से। एक ये बना लो बॉक्स, एक ये बना लो, 1 2 3 डॉट, 1 2 3 डॉट, यहां से ऐसे खींचा, ऐसे लगाया, यहां से खींचा और इसको भी ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। बीच बीच वाले से वायर निकालना है, दोनों में से बीच बीच वाले से वायर। ऊपर वाले को आपस में कनेक्ट कर दो, नीचे वाले को भी आपस में कनेक्ट कर दो। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। 2 डिब्बे बनाए, 3 डॉट 3 डॉट, बीच वाले से तार निकाल के बल्ब लगाया, बीच वाले से तार बाहर निकाला। एक एक डिब्बा बनाया, 1 2 3 डॉट, 1 2 3, बीच वाले से तार निकाल के बल्ब, बीच वाले तार को बाहर, फिर ऊपर ऊपर वाले तार को जोड़ दिया, नीचे नीचे वाले को जोड़ दिया। बस हो गया, बन गया। एक यहाँ डंडी बना लो और एक जिधर चाहो उधर डंडी बना लो, यहाँ ऐसे बना लो, ऊपर या नीचे जैसे चाहो, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि डाउन है नीचे वाला स्विच, और ये मान लेते हैं अप ऊपर वाला स्विच। दिस इज स्विच नंबर 2, दिस इज स्विच नंबर 1। चलो अब हमें खेलने जाना है। हम स्विच 1 पे आए, जरा ध्यान से देखो, अभी बल्ब बंद है कि ऑन है, सोचो जरा। ये लाइव वायर है, कनेक्टेड 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 कनेक्टेड, यहां से ब्रोकन है। लाइव किस पे होता है? 220 पे। न्यूट्रल किस पे? 0 पे। तो 220 तो बल्ब लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, कहीं 0 से टच नहीं हो रहा। देखो 0 अपनी तरफ बनाया है। अब मैं खेलने जाना चाहता हूं तो इसको ऑन करना है। ऑन करने का तरीका, मैंने जैसे ही ऑन किया ये स्विच ऊपर चला गया यहाँ पे। अब देखो बल्ब 220 220 220 222 और 0 भी आ गया। अब ये बल्ब ऑन हो गया, ऑन हो गया। अच्छा मैं नीचे पहुंचा, अभी ये बल्ब कैसा है देखो जरा, 220 220 220 और 0 से कनेक्टेड है, ऑन है। अब मैं यहां से इसे ऑफ करना चाहता हूं, तो मैंने ये यहां से इसको दबाया और ये इधर कनेक्ट हो गया। अब देखो बल्ब 220 220 220 220 220 220 220 कहीं 0 से कनेक्टेड नहीं, क्या रह गया, क्या हो गया, ऑफ। मैं खेल के आया, मैं खेल के वापस आया, मैं खेल के वापस घर आया। मुझे बल्ब ऑन करना है। पहले स्विच कौन सा पड़ा मेरे पास? S2 नीचे वाला, ऑन करना है। मैंने स्विच को ऑन किया, ये ऊपर चला गया। बल्ब देखो 220 220 220 220 0 ऑन हो गया। मैं चढ़ चढ़ के सीधे ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंच के ऑफ करना है। मैंने ऑफ किया, ये कहां चला गया? नीचे। 220 220 220 220 इससे कनेक्टेड नहीं, क्या हो गया? बल्ब ऑफ हो गया। मुझे फिर नीचे जाना है, ऑन करना है, इसको उठा के ऊपर। समझ में आया कैसे बनाना है? 2 बॉक्स बनाओ, डॉट 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 डॉट, बीच वाले से वायर बाहर निकालो, बीच वाले से वायर, बीच वाले से वायर बाहर निकालो, बीच वाले से वायर वायर। एक में बल्ब लगा दो, एक में बल्ब मत लगाओ, एक लाइव एक न्यूट्रल। दोनों ऊपर वाले कनेक्ट कर दो, दोनों नीचे वाले कनेक्ट कर दो, दोनों ऊपर वाले कनेक्ट, दोनों नीचे वाले कनेक्ट। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दो, एक जहां मन हो वहां लाइन खींच लो, फिर चेक कर लो 220 0 आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। कनेक्टेड है तो ऑन है, नहीं है तो ऑफ है। जैसे मान लो